आ जाओ फटाफट से, आ जाओ आ जाओ। गुड नून सर, गुड नून भाई, आ लिया यार, टाइम हो गया तो। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पे भरी दोपहर में 12:20 के शुभ समय के प्राप्त सभी फिर तो दोस्त के अंदर आ जाओ फटाफट से। सर आज लेट कैसे हो गया? लेट तो भाई जुकाम रहा, तबीयत ठीक कौन थी, ठीक है, तो क्लास तैयार करना भी लेट हो गया। तो देखो भाई, आप लोगों को पता है अपना चैप्टर चलने लग रहा था एसिड बेस एंड साल्ट, जिसके हम लोग 2 क्लासेस कर चुके थे। आज हमारी इसकी तीसरे नंबर की क्लास है, जिसके अंदर आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। कल इससे रिलेटेड जो इसके एमसीक्यू बचे हुए हैं उनको निपटाने का काम करेंगे, ठीक है। टोटल ये समझो 4 क्लासों के अंदर चैप्टर पूरा, थोड़ा बड़ा चैप्टर था एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने देखो सारी चीजें पढ़ ली, मेन दो चीजें। तो मैंने सबसे पहले ये पढ़ी थी जो पहले दिन हमारी क्लास हुई थी कि भाई इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, प्राकृतिक कौन से, सिंथेटिक कौन से हैं, ओल फैक्ट्री कौन सी चीजें मैंने पढ़ी। दूसरे दिन जो कल क्लास थी उसके अंदर मैंने एसिड बेस के बारे में गहराई से पढ़ा, भाई कौन कौन से नेचुरल सोर्स है एसिड के, बेस की क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या खासियत उसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग थोड़ी सी और चीजें पढ़ेंगे, पीएच स्केल किसको बोलते हैं, एक्वारिजिया, एम्फोटेरिक मेटालिक ऑक्साइड, और भी जैसे सोडियम NaHCO3 बेकिंग सोडा वगैरह वगैरह, इनके बारे में पढ़ेंगे और आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और कल इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे भाई, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। स्टार्ट करें भाई, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एम्फोटेरिक मेटालिक ऑक्साइड। ये क्या चीज होती है? मेटालिक ऑक्साइड का तो समझते हो भाई, कोई भी हमारे पास मेटल का, जैसे मान लीजिए जिंक मेटल के साथ ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है जी। अब इसने पूछा एम्फोटेरिक मेटालिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक कौन से होते हैं? एम्फो का मतलब होता है जो मिक्सचर होते हैं दो चीजों का, यानी जो एक से दो काम करते हैं उसकी एम्फो बोलना है। यानी कैसे इसको कैसे समझेंगे? वो मेटालिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे? उनको एम्फोटेरिक मेटालिक ऑक्साइड बोलेंगे। समझ में आई? एम्फो का मतलब क्या होता है? जो दो काम करें। अब इसको क्या लिखोगे? ऐसे मेटालिक ऑक्साइड, ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं भाई एम्फोटेरिक मेटालिक ऑक्साइड। इसके उदाहरण पूछता है एग्जामिनर ये नहीं पूछा, डेफिनेशन नहीं पूछा तुमसे, एग्जामिनर पूछता है इसके उदाहरण, एम्फोटेरिक मेटालिक ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो इसके दो जो मेनली उदाहरण है वो कौन कौन से हैं? एक तो है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है हमारे पास जिंक ऑक्साइड। ये जो दो, इन दोनों के नाम पक्का रख लेना, एग्जाम के अंदर आएंगे तुमसे कोई ना तो कोई रिएक्शन पूछना, कुछ और सिर्फ ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों के दोनों हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। याद कैसे रखोगे? सिंपल सी चीज है, मैंने आपको क्या बताया, जोन से मेटल और जोन से एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर ले उनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। अभी कैसे करता है रिएक्शन आपको दिखा देता हूं, वैसे पूछेगा नहीं कोई रिएक्शन, लेकिन फिर आपको बता देता हूं मैं कैसे करता है। जैसे हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अगर मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाता हूं, HCl मतलब एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करवाता हूं तो ये हमारा 2AlCl2 एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा। ये एल्यूमिनियम इस क्लोराइड के साथ चिपक गया, ठीक है। और जो बच गया वो क्या है? हमें तो पानी निकालने से मतलब है, तो बच गया वो हमारे पास पानी यानी 3H2O, ठीक है जी। ये किसके साथ रिएक्शन किसने? एसिड के साथ की। अब अगर हम इसी की रिएक्शन बेस के साथ करवाएं तो बेस कौन सा होता है? मेनली हम लोग लेके चलते हैं सबसे स्ट्रांग बेस, मान लो हम लेके चलते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको करवाया था, सबसे स्ट्रांग बेस है, तो मैंने इसके साथ इसकी रिएक्शन करवा दी 2NaOH, ठीक है। बेस के साथ रिएक्शन करने लग रहा है तो ये क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा हमारे पास 2NaAl, ठीक है। 2NaAl इतने पूरा नहीं हुआ है, अभी और भी इसके आगे, और साथ में बना देगा ऑक्सीजन को भी भाई, ठीक है। 2Na, ये Na, ये Al और यहां से O2 ले लिया, बच गया क्या? हमें तो पानी निकालने से मतलब है H2। यानी कि आपने देखा कि इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एक बार एसिड के साथ रिएक्शन करी है और एक बार इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बेस के साथ रिएक्शन की है, ठीक है। तो इसीलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक मेटालिक ऑक्साइड बोला जाता है। जिंक ऑक्साइड का भी सेम रोल है, रिएक्शन करके देखने की जरूरत नहीं है, ना ये कोई रिएक्शन पूछेगा तुमसे रिएक्शन कोई भी नहीं पूछेगा, सिर्फ तुमसे पूछा नहीं मिलेगी तुमसे कौन सा एम्फोटेरिक मेटालिक ऑक्साइड है, तो तुम्हें याद होना चाहिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। चीजें क्लियर हुई? कांसेप्ट क्लियर है? एक बार के लिए बताओ। इससे पहले ही क्लासेस सारी बैच के अंदर उपलब्ध है भाई। हेलो गाइस, देव शर्मा पूछने लग रहा है इससे पहले सारी क्लासेस बैच के अंदर उपलब्ध है भाई। कंप्यूटर भाई वही 5-6 क्वेश्चन आएंगे, आने को 7-8 भी आ सकते हैं, कोई वो नहीं इसके अंदर बात देता भाई कितने आएंगे, ठीक है। ओके चलो आगे, क्लियर है, वेरी गुड। कल वाली क्लास प्राइवेट नहीं, प्राइवेट नहीं होती, बैच के अंदर मिलती है सारी क्लासेस में। ओके ओके ओके, हर एक साथ क्लियर है, ठीक है भाई। अब जो एक अगला कांसेप्ट है वो हमें पढ़ना है ऑक्साइड्स के बारे में भाई। जैसे अभी हमने पढ़ा मेटालिक ऑक्साइड, अब एक नॉर्मल ऑक्साइड के बारे में हमें कांसेप्ट पढ़ना है ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है। ये कांसेप्ट क्या है? ये हमेशा उल्टा चलता है। उल्टा कैसे जी? भाई जो भी हमारा मेटल होगा ना, मेटल के ऑक्साइड हमेशा स्वभाव में बेसिक होंगे, यानी बेस यानी क्षार जैसा स्वभाव पेश करेंगे, और जो भी हमारे नॉन मेटल होंगे यानी अधातु होंगे, उनके जो ऑक्साइड होंगे वो हमेशा कैसा स्वभाव शो करेंगे? आपको एसिडिक स्वभाव है शो करेंगे। चीजें समझ में आई क्या नहीं आई? दोबारा देखो, मैं आपको लिख कर देता हूं क्या बोला मैंने। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा एसिडिक स्वभाव शो करते हैं, ठीक है। और जो हमारे मेटल्स यानी धातु हैं, जैसे जिंक हो गया या एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, मेटल्स के ऑक्साइड हमेशा कैसा नेचर शो करते हैं? बेसिक नेचर शो करते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या बोला? एग्जाम के अंदर यही प्रश्न आपसे पूछा था जब मैं आपको कल एमसीक्यू करवाऊंगा इसके प्रीवियस ईयर के, तब देखना तुम। बिल्कुल भाई बिल्कुल। सीटी बैच में केमिस्ट्री क्लासेस भाई, सीटी बैच के अंदर डाल तो रखी हैं, डेली तो डलती हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। ये कांसेप्ट पूछा था एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर आपसे क्या पूछेगा? जो भी हमारे नॉन मेटल्स हैं वो किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं? तो कैसे? हमेशा एसिडिक स्वभाव के ऑक्साइड बनाते हैं। जो भी हमारे मेटल है वो हमेशा किस टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं? बेसिक स्वभाव यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति के क्या है? ऑक्साइड बनाने का काम करते हैं भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? अभी तक हमने सिर्फ 2 कांसेप्ट पढ़े, एक एम्फोटेरिक मेटालिक ऑक्साइड, एक हमने नॉर्मल ऑक्साइड है, ये सिर्फ 2 ही कांसेप्ट पढ़े। हर एक साथी क्लियर है? मैं आगे चलूं? हां दिल्ली पुलिस के अंदर डाल देंगे, मैं टेंशन लो। ओके ओके, ठीक है भाई। अब जो अगला कांसेप्ट आता है उस कांसेप्ट पे चलते हैं। इस कांसेप्ट का नाम है भाई एक्वारिजिया। ये भी एग्जामिनर पूछता है, कैसे क्या पूछता है? आ जाओ अभी बताता हूं।
एक्वारीजिया। इसके अंदर मेनली पूछता है, आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि जब भी आप सोनार के पास जाते हो, चलो अभी तक नहीं पुलिस के अंदर डाल देंगे, मैं टेंशन। अभी तक हमने सिर्फ दो कंसेप्ट पढ़े, एक एम्फोटेरिक मेटालिक ऑक्साइड, एक हमने नॉर्मल ऑक्साइड है। ये सिर्फ दो ही कंसेप्ट पढ़े, हर एक साथ ये क्लियर है। मैं आगे चलूं, हाँ दिल्ली पुलिस के अंदर डाल देंगे, मैं टेंशन लो। ओके ओके ठीक है भाई। अब जो अगला कंसेप्ट आता है हम उस कंसेप्ट पे चलते हैं। इस कंसेप्ट का नाम है भाई एक्वारीजिया। ये भी एग्जामिनर पूछता है, कैसे क्या पूछता है, जाओ भी बताता हूं। एक्वारीजिया इसके अंदर मेनली पूछता है, आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि जब भी आप सोनार के पास जाते हो, चलो अभी तक नहीं गए होगे, ताकि भविष्य में जब भी जाओगे तो सोनार एक लिक्विड सॉल्यूशन रखता है, और उस सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही सोने को डाल दे या जो भी और भी धातु तुम्हारी प्लेटिनियम वगैरह वगैरह, ठीक है, उसको डाल दे तो उसकी जो भी गंदगी है ना वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। उसको मेनली एक तरीके से घोल देता है वो सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का नाम है एक्वारीजिया। तो एक्वारीजिया क्या है आपको बता देता हूं। यह मेनली कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड HCl का मिश्रण होता है, ठीक है, यानी इसका मिक्सचर होता है भाई। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न ये आता है कि एक्वारीजिया किस किसका मिश्रण होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 और HCl, इन दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है जी। ये कंसंट्रेटेड, ये कहां से क्या चीज है अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मिश्रण होता है, और ये जो रेशियो होता है ना, रेशियो याद रखना, ये 1:3 में मिलता है। 1:3 का मतलब समझे, 1:3 का मतलब ये है, जैसे मान लिया मैंने टोटल इस एक्वारीजिया के अंदर 4 पार्ट है, तो उसके अंदर एक पार्ट तो आपको HNO3 का मिलेगा और ये 3 पार्ट आपको HCl के देखने को मिलेंगे। ऐसा होता है एक्वारीजिया का सॉल्यूशन के अंदर में, ठीक है। तो किस रेशियो के अंदर मिलता है ये, 1:3 के अंदर मिलता है, यानी कि एक भाग HNO3 का और 3 भाग हमें HCl के देखने को मिलते हैं। और ये किसके काम आता है, ये मेनली गोल्ड एंड जो भी हमारा सोना है और जो भी हमारी प्लेटिनियम की जो वस्तुएं हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनियम को गोलने के काम आता है। जो भी हमारी सोने की और प्लेटिनियम की जो चीजें हैं ना, उनको गोलने के काम आता है। उनका जो डस्ट है या उनकी जो गंदगी उसको रिमूव करने के मेनली काम आता है, कौन आता है, एक्वारीजिया भाई। चीजें समझ में आई, एक्वारीजिया क्या काम करता है, किस लिए यूज होता है, क्या कुछ सिस्टम दिमाग के अंदर घुस गया, ठीक है। तो एक्वारीजिया से रिलेटेड क्या पूछता है, पहली बात ये पूछे किस किस का मिश्रण होता है, तो हमारा कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HCl का मिश्रण होता है, और किस रेशियो के अंदर मिलते हैं, 1:3 के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये क्या है, गोल्ड और प्लेटिनियम की सफाई के लिए यूज किया जाता है। बायोलॉजी करवा रखी है, अभी करवाऊंगा, टेंशन ना लो। देखो क्या है, अब इसके अंदर जो मेन आपको जो डिफरेंस बताना होता है ना, कंसंट्रेटेड का और डाइल्यूटेड का, ये क्या चीजें होती हैं भाई, ताकि आप लोगों के क्लियर हो जाए। एग्जाम के अंदर नहीं पूछता ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, इसके अंदर डिफरेंस क्या है जी। कंसंट्रेटेड के अंदर क्या होता है, जैसे आपने देखा दारू, देखी दारू, शराब, दारू को अक्सर लोग क्या है पानी में घोल के पीते हैं। जैसे एक गिलास के अंदर इतनी सी दारू डाली, उसके अंदर पानी भर दिया और फिर पी लिया। आपने कैसे पीते दारू को, ठीक है। उस दारू को डायरेक्ट क्यों नहीं पीते जी, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल होती है। उसी टाइप से कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सीधा सूखा एसिड। सूखा एसिड का मतलब ये नहीं है भाई कि वो पाउडर फॉर्म में, सूखा एसिड का मतलब ये है कि वो बहुत पावरफुल तेजाब है, अगर उसकी एक बूंद भी तुम्हारी स्किन पे गिर गई तो स्किन को जला देगा वो, ठीक है। सीधा सूखा एसिड है, यानी इसके अंदर क्या, एसिड के अंदर H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयंस इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर है, ठीक है। डाइल्यूटेड का मतलब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, हमने इसके अंदर पानी डाल दिया, और पानी डाल दिया तो क्या है, इसके अंदर जो H पॉजिटिव आयंस है उनकी क्या हो जाएगी, आयंस की कमी हो जाएगी भाई, ठीक है। अगर हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं ना, तो इसके अंदर जो H पॉजिटिव आयन है उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसकी वजह से क्या है, ये कम पावरफुल होता है, ठीक है। इसके अंदर इतनी पावर नहीं होती भाई, फिर पानी डालने के बाद फिर से इसकी किसी की स्किन पर डाल दे तो ये इतना रिएक्शन नहीं करता, तो इतना किसी स्किन को जलाएगा नहीं, ठीक है। कम पावरफुल होता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड के बीच में डिफरेंस पता लगा। कंसंट्रेटेड सीधी दारू की बोतल, डाइल्यूटेड का मतलब थोड़ी सी दारू ली उसमें पानी डाल दिया, उसको डाइल्यूटेड बोलेंगे, ओके यस। इसका मतलब यही है, सीधा सूखा HNO3 लेना है जिसके अंदर कोई पानी ना मिला हो, और कंसंट्रेटेड HCl यानी सीधा HCl लेना है जिसका कोई पानी ना मिला हो, उनको मिक्स करना है 1:3 के अंदर। फिर जो आपका बनेगा उसको बोलेंगे एक्वारीजिया, और उसका यूज किया जाता है गोल्ड और प्लेटिनियम की सफाई के लिए भाई, ठीक है। ओके क्लियर है, वेरी गुड भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ दिल्ली पुलिस के बैच के अंदर डाल दूंगा भाई, शायद डालनी भूल गया हूं, डाल दूंगा, टेंशन ना लो तुम। ओ भाई चलो भाई आगे आगे चलते हैं भाई। देखो भाई, हाँ दिल्ली पुलिस में डाल दो यार, बोल तो दिया, क्या बार मैसेज करो इससे ना। अब देखो, अब हमने कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड के बारे में पढ़ लिया। अब डाइल्यूशन, ये एक डेफिनेशन भी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, ये प्रीवियस ईयर के अंदर इसलिए करवाने लगा हूं। एसिड या बेस को अगर पानी के अंदर मिला दिया जाता है तो उसके अंदर क्या है, आयंस, जो हमारे H पॉजिटिव आयंस है, H पॉजिटिव आयन एसिड के अंदर मिलता है, बेस के अंदर में OH नेगेटिव आयन मिलता है, ठीक है। तो इसकी मात्रा घट जाती है, इसी को डाइल्यूशन बोलते हैं। यही तो है डाइल्यूशन। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होगा, हमने एसिड या बेस के अंदर पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद इसके अंदर क्या, जैसे एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयंस की कमी हो जाती है, और अगर बेस है तो बेस के अंदर हमारे OH नेगेटिव आयंस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, मतलब कि उसकी पावर कम हो जाती है, उसी को डाइल्यूशन बोलते हैं। तो एग्जाम के अंदर डेफिनेशन पूछेगी, डेफिनेशन पूछता है दे देगा कि भाई ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या एसिड या बेस को पानी के अंदर मिला दिया जाता है, उसकी कंसंट्रेशन आयंस की उसको कम कर जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, ऑप्शन आ जाएगा डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसका मतलब होता है डाइल्यूशन, ठीक है। तो लिख लो डेफिनेशन, एग्जाम के अंदर आई हुई है इसलिए करवाने लग रहा हूं भाई। डाइल्यूशन किसको बोलेंगे भाई, एसिड या बेस के अंदर, एसिड या बेस को पानी में मिलाने से उसके आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। आयंस तो मैंने आपको बता दी थी पहली क्लास में, ठीक है। एसिड के अंदर में H पॉजिटिव आयंस देखने को मिलते हैं, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं भाई। बेस के अंदर हमको OH नेगेटिव आयंस देखने को मिलते हैं,
इसको हाइड्रो ऑक्साइड आयन बोलते हैं। हाइड्रो आ गया, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस बोलते हैं। ठीक है, तो आपका अगर एसिड है तो आपके हाइड्रोजनियम आयंस के अंदर कमी होगी, बेस है तो आपके हाइड्रो ऑक्साइड आयंस के अंदर कमी होगी, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है भाई, हिंदी में भी बता दिया करो भाई, हिंदी के अंदर कैसे बताओ, हिंदी में हाइड्रोनियम आयंस को हाइड्रोनियम आयन ही बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन को हाइड्रोक्साइड आयन ही बोलते हैं हिंदी के अंदर भी। ठीक है, हाँ ये बेसिक्स यार तुम समझो ना, हिंदी इंग्लिश का रोला ना ले, तुम कंसेप्ट समझा करो। मैं कंसेप्ट के बताया, कंसेप्ट आपने दो तीन कंसेप्ट पढ़े हैं। एक आपने एक्वारिजिया पढ़ा, बस मुझे याद रखो एक्वारिजिया होगा कि ये पूरा आपको डेफिनेशन थोड़ी लिखवा होगा, ऑप्शन वाले पसंद आओगे। यहां पे HNO3 और HCl का मिश्रण होगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में 1:3 हुआ है। ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनियम वगैरह कुछ धातुएं हैं, इनको क्या है मतलब इनकी सफाई के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एम्फोटेरिक एम्फो होता है दो, यानी जो एसिड बेस दोनों के साथ जो मेटल ऑक्साइड रिएक्शन कर ले उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। दो दाने याद रखो, Al2O3 और ZNO। बस ऑक्साइड ऑक्साइड सीधी सी बात है, जो तुम्हारे मेटल के ऑक्साइड होंगे वो बेसिक होते हैं स्वभाव के अंदर, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक होते हैं स्वभाव के अंदर। डाइल्यूशन, उसको पानी के अंदर घोल दो, उसके आयंस को कमजोर कर दो। ठीक है, यानी उसकी पावर कम हो जाए, उसको डाइल्यूशन बोलना है। बस सिंपल सिंपल कंसेप्ट दिमाग के अंदर समझो, जो कंसेप्ट बताऊं ना दिमाग के अंदर याद रखो कि हां इसका मतलब ये है। ये तरफ कोई थ्योरी या डेफिनेशन कोई कौन पूछा है, जो चीज याद करनी उसको याद करो, जरा टू तो ना बनाया करो। हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, फारसी में बताओ। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज है यार, कुछ भी को नहीं। जहां 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में एक्सरसाइज पढ़ी होगी तो आराम तक कर दोगे, और वो टाइम पास हम पढ़ी तो कोई नहीं हुआ है, चाहे हिंदी में पढ़ लो चाहे संस्कृत में पढ़ लो। अगला जो हमारा टॉपिक उसका नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल ये क्या चीज है भाई? छोटी क्लास में हमें पढ़ा, मेरे साथ हर एक साथी ना मेरा भी है। पीएच स्केल होता क्या है? यह एक ऐसा स्केल होता है जिसके ऊपर हम लोग किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को मापते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब होगा उसकी पावर कितनी है। जैसे आपने लोगों ने क्या, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH है। सबसे कमजोर एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, इस टाइप से पीएच स्केल ये क्या चीज है भाई? छोटी क्लास में हमें पढ़ा, मेरे साथ हर एक साथी ना मेरा भी है। पीएच स्केल होता क्या है? यह एक ऐसा स्केल होता है जिसके ऊपर हम लोग किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को मापते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब होगा उसकी पावर कितनी है। जैसे आपने लोगों ने क्या, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH है। सबसे कमजोर एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, इस टाइप से जो हम लोग स्ट्रेंथ नापते हैं एसिड बेस की, इसी को मतलब जिस स्केल के ऊपर मापते हैं उस स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। चीजें समझ में आई या नहीं आई? यानी देखो पीएच स्केल किसको बोलोगे? यह एक ऐसा स्केल है, ऐसा स्केल है जिस पर एसिड या बेस की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब इसके अंदर कितनी पावर, इसकी गुदामा कितना दम है, वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड, कंसंट्रेशन बोल लो या फिर इसकी स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, एसिड या बेस की स्ट्रेंथ। भाई यह एक ऐसा स्केल है जिसके ऊपर क्या है, एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को मापते हैं कि वो कितना पावरफुल है। स्ट्रेंथ को मापते हैं कि वो कितना पावरफुल है। ठीक है, जो भी एसिड है हमारा, वो एसिड कितना पावरफुल है या कितना वीक है, इस स्ट्रेंथ को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? पीएच स्केल का यूज किया जाता है। और इसके अंदर मेनली क्या है? इसमें मेनली हाइड्रोनियम एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयंस को देखा जाता है। कैसे जी? अभी आपको समझाता हूं। इसको देखा जाता है। अब देखना, एक मेन कंसेप्ट बताऊं अच्छा सा। ये होगा हमारा पीएच स्केल भाई। इसके ऊपर क्या होता है भाई? इसके ऊपर नंबरिंग होती है 0 से लेकर 14 तक। ये 0 हो गया, ये बीच में 7 होता है, यहाँ पर होता है 14। यहाँ पर ऐसे होती है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इसके ऊपर नंबरिंग बनी हुई होती है भाई। जो 0 से 7 के बीच में जो जिसका भी पीएच आ जाए, पीएच मान आ जाए, उसको बोलते हैं एसिड है भाई हमारा। ठीक है, 7 से 14 के बीच में जिसकी इसके ऊपर नंबरिंग होती है 0 से लेकर 14 तक। ये 0 हो गया, ये बीच में 7 होता है, यहाँ पर होता है 14। यहाँ पर ऐसे होती है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इसके ऊपर नंबरिंग बनी हुई होती है भाई। जो 0 से 7 के बीच में जो जिसका भी पीएच आ जाए, पीएच मान आ जाए, उसको बोलते हैं एसिड है भाई हमारा। ठीक है, 7 से 14 के बीच में जिसकी भी वैल्यू आ जाए उसको बोलते हैं भाई बेस है ये स्वभाव में। ठीक है, और 7वें नंबर पर जिसकी वैल्यू आ जाए उसको बोलते हैं न्यूट्रल। ना तो ये एसिड है और ना ये हमारा बेस है, ये तो न्यूट्रल है। चीज समझ में आई या नहीं आई? बेसिक सी बात बताइए। ठीक है जी, अब जो मेन समझने की बात है, जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीएच उतना कम मिलेगा। कैसे जी? जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6। अब जैसे मैंने क्या बोला, HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो HCl का पीएच भी 1 होता है। HCl का पीएच होता है 1, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस मैंने क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो NaOH सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका पीएच भी 14 होता है। यानी जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीएच मान उतना कम होगा, जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका पीएच मान उतना ज्यादा होगा। चीज समझ में आई या नहीं आई? बेसिक चीज बताई। अब एक प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि अगर हाइड्रोनियम आयंस की संख्या ज्यादा है तो उसका पीएच मान बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। अगर हाइड्रोनियम आयंस की संख्या अगर बढ़ती है तो पीएच मान घटेगा या बढ़ेगा? बताओ मेरे को, बताओ। दो ही ऑप्शन है प्रीवियस ईयर के अंदर, जब कल एमसीक्यू कराओ तो तुमको पता लग जाएगा। बताओ बताओ, अगर हाइड्रोनियम आयंस तो समझ गए, इस आयंस की संख्या अगर बढ़ती है तो पीएच मान तुम्हारा घटेगा या बढ़ेगा? बताओ बताओ। HCl1 अरे HCl1 तो दिक्कत, तुम ये बताओ ना इसका क्या आएगा? तनशु का आंसर आया कम होगा, ऑफिशियल शुरू का आंसर आया कम होगा, दीपक का आंसर आया है डिक्रीज,
कविता का आंसर आया है घटेगा, सिया का भी आंसर आया कम होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जिसका भी कम होगा आया है वेरी गुड, सबका बिल्कुल। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट घुसा है। देखो सीधी सी बात है, हाइड्रोनियम आयंस मैंने किसके अंदर बताए थे, एसिड के अंदर क्या होते हैं भाई, हाइड्रोनियम आयंस होते हैं। और अगर हाइड्रोनियम आयंस की संख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। यही तो चीज मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसके अंदर जितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब अगर हाइड्रोनियम आयंस की संख्या में बढ़ाता हूं तो इसका मतलब क्या है, एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच मान क्या है, घटता है, यानी कि कम होता जाता है। यानी जिसका पीएच मान जितना कम उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आपका पीएच मान क्या होगा, आपका पीएच मान घटेगा। ठीक है, ये एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया था प्रश्न कि अगर देखो मतलब कितना अच्छे तरीके से घुमा के प्रश्न पूछा कि अगर हाइड्रोनियम आयंस की संख्या बढ़ती है तो पीएच मान क्या होता है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले हाइड्रोक्साइड आयंस की संख्या बढ़ती है, अब ये तो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा, बाय चांस आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ले हाइड्रोक्साइड आयंस की संख्या बढ़ती है तो पीएच मान क्या होगा। हाइड्रोक्साइड आयंस का मतलब हो गया वो बेस है, और बेस अगर स्ट्रॉन्ग बेस बनाना तो पीएच मान आपको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि तो क्या आपका पीएच मान को बढ़ाना पड़ेगा अगर आप हाइड्रोक्साइड आयंस की संख्या को बढ़ाते हो। चीज समझ में आ गई, कंसेप्ट दिमाग में घुस गया, बिल्कुल तुच्चा सा कंसेप्ट और इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं था। ठीक है जी, पीएच की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जामिनर कई बार। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन की पावर कितनी है ये होता है ये होती है पीएच स्केल की फुल फॉर्म भाई। ठीक है, ओके वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है। देखो अगर तुम ऐसे आंसर देते हो ना भाई तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में चीजें घुसने लग रही है। ठीक है, और आंसर नहीं दे पाने लग रही, इसका मतलब भाई सब ऊपर से तिरता है। अब तुम आंसर देने लग रहे हो तुम्हारे सब चीजें सही समझ में आने लग रही। अब हम लोग बात करें कुछ चीजों के पीएच मान जो कि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पूछता है। जैसे आपसे पूछ रहे हमारे ब्लड का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, तो ये एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का, लेमन जूस का, तो आ जाओ देखते हैं भाई। गैस्ट्रिक जूस ये एग्जामिनर पूछता है भाई, फिर बताने लग रहा हूं। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है बताओ। लेमन जूस का पीएच मान कितना होता है बताओ भाई। डिस्टिल्ड वाटर का पीएच मान कितना होता है, डिस्टिल्ड वाटर का पीएच मान कितना होता है बताओ। हमारे जो शरीर के अंदर ब्लड होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है बताओ। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपको इस पानी का याद रखना है, पानी हमेशा न्यूट्रल होता है। डिस्टिल्ड का मतलब होता है फिल्टर्ड वाटर है ये, मतलब कि आरओ का पानी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। जब तुम थोड़ी 11वीं क्लास में ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। ठीक है, ऑस्मोसिस यार बताया तो बायोलॉजी के अंदर नहीं बताया तुमको ऑस्मोसिस। ठीक है, तो देखो क्या होता है, डिस्टिल्ड जो हमारा वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब समझे, यानी जो हमारा शुद्ध क्या होती है, पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन की पावर कितनी है ये होता है ये होती है पीएच स्केल की फुल फॉर्म भाई। ठीक है, ओके वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है। देखो अगर तुम ऐसे आंसर देते हो ना भाई तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में चीजें घुसने लग रही है। ठीक है, और आंसर नहीं दे पाने लग रही, इसका मतलब भाई सब ऊपर से तिरता है। अब तुम आंसर देने लग रहे हो तुम्हारे सब चीजें सही समझ में आने लग रही। अब हम लोग बात करें कुछ चीजों के पीएच मान जो कि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पूछता है। जैसे आपसे पूछ रहे हमारे ब्लड का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, तो ये एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का, लेमन जूस का, तो आ जाओ देखते हैं भाई। गैस्ट्रिक जूस ये एग्जामिनर पूछता है भाई, फिर बताने लग रहा हूं। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है बताओ। लेमन जूस का पीएच मान कितना होता है बताओ भाई। डिस्टिल्ड वाटर का पीएच मान कितना होता है, डिस्टिल्ड वाटर का पीएच मान कितना होता है बताओ। हमारे जो शरीर के अंदर ब्लड होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है बताओ। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपको इस पानी का याद रखना है, पानी हमेशा न्यूट्रल होता है। डिस्टिल्ड का मतलब होता है फिल्टर्ड वाटर है ये, मतलब कि आरओ का पानी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। जब तुम थोड़ी 11वीं क्लास में ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। ठीक है, ऑस्मोसिस यार बताया तो बायोलॉजी के नहीं बताया तुमको ऑस्मोसिस। ठीक है, तो देखो क्या होता है, डिस्टिल्ड जो हमारा वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर का समझे, यानी जो हमारा शुद्ध पानी है ये हमारा न्यूट्रल होता है ना, तो एसिड होता है ना, बेसिक होता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है 7 होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, डिस्टिल्ड वाटर पक्का पूछा जाता है। गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं जठर रस, हिंदी में जठर रस, इसका पीएच मान कितना, तो जो हमारा गैस्ट्रिक जूस हमारे पेट के अंदर मिलता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस होता है एसिडिक स्वभाव के अंदर। ठीक है, और इसका पीएच होता है 1.2, जहां पर आपका HCl स्टोर होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी 1 होता है, 1.2 हमारा गैस्ट्रिक जूस का देने मिलता है। लेमन जूस जो हम लोग नींबू चूसते हैं या नींबू पानी बनाते हैं, वो भी स्वभाव के अंदर कैसा होता है, एसिडिक होता है, और इसका पीएच मान होता है 2.2, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 क्या है आपको ब्लड का पीएच मान देखने को मिलता है बहुत बार एग्जाम के अंदर। यानी अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले घुमा के कि ब्लड हमारा एसिडिक होता है या बेसिक होता है, कैसा होता है, तो ब्लड हमारा कैसा होगा, बेसिक होगा भाई। ठीक है, क्योंकि 7 से ऊपर हो गया, 7.4 हो गया, आप बोल सकते हो बहुत कम बेसिक होता है, बहुत कम, यानी एक अलग न्यूट्रल ही होता है, नाम मात्र बेसिक होता है 7.4। ठीक है, दो नाम हो रहे हैं आपके, एक आपसे पूछता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच भी पूछता बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना है। एक आपसे पूछा NaOH का पीएच कितना है, ये दो और पूछता। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिख के दे देगा इसको, ये सोडियम या हाइड्रोक्साइड ऐसे भी लिख के दे सकता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 14। ये पीएच भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस यस वेरी गुड वेरी गुड। सर रेलवे ग्रुप डी वाले बैच में क्लास ऐड क्यों नहीं होती, क्योंकि भाई तू अंधा व्यक्ति है, इलिटरेट है भाई। कौन है वो, अक्सर राणा बजा दे गाना भाई, तने खोल के दिखाऊं। अच्छा रेलवे ग्रुप डी वाला बैच का मुझे क्लास मिल गई, मैं तनाड़े लिटा लूं, पहले बताऊं। ये देख ले, लाइट से शायद थोड़ी तंग दिख जाएगी। यो देख, ये कौन सा बैच है, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी होगा। यो व्यू कोर्स कर दिया, यो के ऊपर कंटेंट यो दाब दिया जी, या के ऊपर साइंस या दाब दीजिए, खुल जा रहा है साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, विज्ञान, केमिस्ट्री। ये देख, अरे क्लास देखिए, कल 20 तारीख थी, कल वाली क्लास ये देख के है एसिड बेस पार्ट 2 है कोनी एक सक बटन है, मुंह में गाली निकलने वाली थी, गला का मैं उल्टी भेज दी मित्र, मैं क्यों मेरी सार्वजनिक बेइज्जती करवाओ भाई, मजाक की बात नहीं। इसे व्यक्ति तो वहां जाता, मेरी जगह होना है, दिमाग जमानो एक तो पागल हो जाए है, और नु भीतर इसी से मतलब नु शब्दावली आवली कर बस नु गाड़ है आड़ इस बटन लगा के उल्टी नु प्लस करनी पड़ा, उल्टी भीतर निकलनी पड़ा है। देख तारा सामी दिखाया है, अरे तारा सामी तो दिखा खोल की सारी रोज का डंडा लगाना है ना, इसमें वो नहीं आती, इसमें वो नहीं आती, आँख खोल के देखा को नहीं, बैच खोल के 10-10 दिन हो जाए ना भाई, लाइन पकड़ रखे जाके कमेंट करना, ये क्लास उसके अंदर नहीं आती, आँख खोल के कौन देखा है।
चलो भाई आगे, ये पीएच मान याद हो जाएंगे, दिमाग के अंदर घुस जाएंगे। अब देखो एक और चीज बताता हूं आपको, जो चीज याद रखनी है आपको। 0 से 7, 7 से 14, हमारी गली में लगा दूं पौधा, ठीक है भाई। 7, 0 से 7 के बीच में क्या भाई, एसिड है। एसिड है तो सीधी सी बात है हाइड्रोनियम आयंस की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ये चीज याद रखना। एग्जाम के अंदर आता है हाइड्रोनियम आयंस की संख्या ज्यादा कहां पर होती है, 0 से 7 के बीच में, ठीक है। और यहां पर बेस है, बेस के अंदर तो हाइड्रोक्साइड आयन देखने को मिलेंगे, तो इसलिए यहां पर क्या है, हाइड्रोनियम आयंस की संख्या कम होती है। कम यानी कि न के बराबर होती है, मेनली यहां पर किस चीज की होती है, हाइड्रोक्साइड यानी OH जो नेगेटिव आयन है उनकी संख्या हमको यहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। चीजें समझ में आई है, ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब जो इसी के अंदर आगे जो हमारा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का नाम है हमारे पास एसिडिक रेन, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, दोबारा से कभी तुम हो जाओ। 7 से 14 के बीच OH नेगेटिव आयंस की संख्या ज्यादा होती है भाई, ठीक है। अब क्या है, अब जो अगला कंसेप्ट है उसका नाम है एसिडिक रेन और टूथ डिके। एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि कौन सी रेन को एसिडिक रेन बोला जाता है। तो जब भी अगर हमारी जो रेन है यानी जो बारिश आने लग रही है, अगर उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, ये 5.6 याद रखना, एग्जाम के अंदर यही 5.6 पूछा जाता है, ठीक है। अगर क्या हमारी बारिश है उसका अगर पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस बारिश को हम लोग एसिडिक रेन बोलते हैं। चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो एसिडिक रेन किसको बोलेंगे, ऐसी बारिश जिसका पीएच मान 5.6 से, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, से कम होता है। जब कल एमसीक्यू कराऊंगा ना प्रीवियस ईयर के, तब तुम्हारी पकड़ियां पड़ेगी। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसिडिक रेन। चीज समझ में आई दिमाग के अंदर घुसी, ठीक है जी। अगला जो कंसेप्ट है उसका नाम है टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब समझते हो, मुंह के अंदर जो दांतों के अंदर जो सड़न आती है, डिके मतलब सड़न, ठीक है। जो बदबू आएगा तारा, कई जने तुमने कई जने जो बोलना है, जैसे मैंने तो देखा रास्ता पास है, जो कितने बार भीतर जाओ, कई जने बोलना मतलब बांस आया करे नोरे डाल के, ठीक है। वो बांस किस लिए आती है, टूथ डिके, क्योंकि उनके दांत सड़ते हैं। दांत सड़ते क्यों है, क्योंकि उनके मुंह के अंदर एसिडिक वातावरण बन जाता है, इसकी वजह से दांत सड़ते हैं, क्योंकि ब्रूस नहीं करते टाइम टू टाइम। और जो हमारी टूथपेस्ट होती है ना, उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव बेसिक होता है नेचर के अंदर, मतलब बेसिक उसके अंदर हमें बेस देखने को मिलता है। तो वो जब हम टूथपेस्ट करते हैं तो उससे क्या हमारे मुंह के अंदर बेस जाता है, तो हमारे एसिडिक जो वातावरण को ठीक करता है और हमारे दांतों के अंदर सड़न नहीं आती, मुंह के अंदर स्मेल नहीं आती, ठीक है। तो टूथ डिके कब होता है, 5.5 से अगर हमारे मुख का पीएच कम हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर हमारा जो मुंह है, अगर इसका पीएच अंदर दांतों के पास जो पीएच है अगर वो 5.5 से कम हो जाए तो तब क्या हमारे दांतों के अंदर सड़न आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसीलिए टूथपेस्ट बेसिक स्वभाव की होती है, यानी टूथपेस्ट के अंदर में बेस देखने को मिलता है, स्वभाव की होती है, ठीक है भाई। आई चीज समझ में सभी साथियों के, दिमाग के अंदर घुसी चीजें बिल्कुल नॉर्मल बात करें, कुछ नहीं करा। अब जो मेन जो इस चैप्टर का हिस्सा वो हमने खत्म कर दिया। अब जो लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है जो इस चैप्टर के अंदर पूछा जाता है, वो 4-5 टाइप के आपसे पूछेगा। कोई पाउडर है, कोई सोडा है, कोई वॉशिंग सोडा, कोई बेकिंग सोडा, कोई कुछ, ये 4-5 ये चारों पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आपको 100% पेपर के अंदर देखने को मिलेगा, इसके अंदर से आपको एक भी चीज नहीं छोड़नी, सिंगल वन पॉइंट माइन जो चीज होनी है अभी कौन छोड़नी, ठीक है। कौन कौन सी चीज है इसी के रहस्य में चीज है जी जो हमारा छोड़नी कोनी, वही बताऊं कौन सी है। पहले नंबर पर आता हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। आपको ये वाला नाम भी याद होना चाहिए भाई, ब्लीचिंग पाउडर है, इसका तो हमारा बकायदा फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, और फॉर्मूला का जो नाम है वो भी याद होना चाहिए। दोनों तीनों चीज तरह याद होनी चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या फॉर्मूला होता है, CaOCl2। ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का नाम क्या है, कैल्शियम, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl से क्लोरीन होता है यानी क्लोराइड। तो यानी क्या बन गया हमारे पास, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये क्या होता है, इस फॉर्मूले का नाम है। आपसे एग्जाम के अंदर ये भी पूछ सकता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, डिट्टो सेम एग्जाम के अंदर आता है। जब कल एमसीक्यू कराऊं तब तुम देख भी लेना, एज प्रीवियस ईयर के अंदर फॉर्मूला याद रखना है। ये नाम और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जोन सा ना इंपॉर्टेंट चीज मैं खुद बता दिया करो भाई, पेपर का मैं कौन पूछी जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्की पूछी जाएगी, ठीक है। ये बनता कैसे है जी, इसका बनने वाली चीज भी पूछ लेता है एग्जामिनर। CaOH2 जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या चीज है जी, ये बुझा हुआ चूना जो तुमने देखा, स्लैक्ड लाइम, ठीक है। सॉरी बुझा हुआ चूना नहीं, गिल्ला चूना है वो, स्लैक्ड लाइम करवाया था तारती, ठीक है। जो स्लैक्ड लाइम होता है ना, इसको वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, Ca का मतलब कैल्शियम, ठीक है। लाइम वाटर भी बोल देते हैं इसको, जो सफेदी के लिए नहीं यूज करते चूना, वही तो। ये लाइम वाटर बोल लो, सेलेक्ट लाइम बोल लो। अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, क्लोरीन के साथ करवा दें, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ करवा दें, तो ये क्या बना देता है, CaOCl2। चीजें समझ में आई या नहीं है। साथ में पानी तो हमको निकालना ही निकालना है, इसी मकसद से तो धरती पे जन्म लिया है ठीक है भाई। तो चीज समझ में आई। एग्जामिनर प्रश्न ये पूछता है कि आपका जो ब्लीचिंग पाउडर हो किससे बनता है, तो लाइम वाटर या स्लैक्ड लाइम, इससे हमारा बनता है। ये रिएक्शन तुमसे कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ याद रखना बनता किससे है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो आप, इसको लाइम वाटर भी बोल सकते हो, इसको स्लैक्ड लाइम भी बोल सकते हो। इसका नाम फॉर्मूला याद रखना। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बताने लग रहा हूं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, हमारा बुझा हुआ चूना हिंदी में बोले तो बुझा हुआ चूना,
ठीक है जी। अब इस ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या क्या है, ये काम भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। पहला जो काम है, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल का मतलब जो कपड़े बनाने वाले जो उद्योग धंधे हैं, साथ में जो हमारी पेपर इंडस्ट्री यानी कागज को वगैरह जो बनाते हैं, इसके अंदर ब्लीचिंग करने के लिए, ब्लीचिंग आपने देखा होगा भाई, कपड़े को मैं ब्लीच करवाने लगा, मैं तो ब्लीचिंग करवाने जाने लग रहा हूँ कपड़े को, ठीक है, इसको ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है। तो क्या, कहां पर यूज किया जाता है? टेक्सटाइल आता है एग्जाम के अंदर, टेक्सटाइल और ऐसे आएगा एग्जाम के अंदर, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के लिए किसको यूज किया जाता है? डायरेक्ट है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर, मतलब या कैल्शियम, मतलब ये डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, फॉर्मूला भी लिखा जाएगा। पेपर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है। टेक्सटाइल या पेपर इंडस्ट्री के अंदर ब्लीचिंग के लिए किसको यूज किया जाता है भाई आपका? तो वो यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। बेसिक सी चीज है, नॉर्मल सी है, ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारा पीने का पानी है, जो हम पीते हैं, उस वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, आपने देखा होगा जो अगर डिग्गी हो पानी की, गामा का में डिग्गी हो, शहरा का में भी डिग्गी हो है, तो हमने देखा उसको इसका क्लोरीन गेड़ दी, ब्लीचिंग पाउडर गेड़ दिया, ताकि क्या है उस पानी के में जो कीटाणु हुए हैं, मतलब इन्फेक्शन फैलाने वाले कीड़े मकोड़े हो, सारे खत्म हो जाए हैं, ठीक है। तो यानी पीने के पानी को क्या है, डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। पीने के पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। भाई ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बस आपको इतनी ही चीजें याद रखनी, और इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार के लिए बताओ सभी साथियों के समझ में आया? भाई यूट्यूब से हाइड क्यों करते हो? क्योंकि भाई ये बैच का कंटेंट है, बैच के अंदर जाता है मेरे भाई। राजस्थान अलवर से हूं भाई। ओके भाई आरजे अमित, बताओ भाई बेसिक बात बताइए, सभी के समझ में आई या नहीं आई? मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, और हर एक साथी की चीजें समझ में भी आनी चाहिए। आगे मैं समझ में, चलूं आगे। केमिस्ट्री के कितने चैप्टर रह गए सर? इसके बाद चैप्टर अभी बताता हूँ आपको, चेक कर लेता हूँ। इसके बाद शायद 2-3 चैप्टर रह पाओगे, जड़ती मन्ना लगा है, पर चेक कर लो भाई। मेट्रो एटम, मोलिक्यूल हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, एसिड बेस साल्ट तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेटल नॉन मेटल चैप्टर रह रहा है, कार्बन और उसके कंपाउंड यो चैप्टर भी रह रहा है, ठीक है। 2 ये हो गए, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक डेली लाइफ केमिस्ट्री, मोटे मोटे 3 चैप्टर हो रह गए भाई। इसके बाद, इस चैप्टर के बाद जो मेटल नॉन मेटल जो हमारा एसिड बेस वाला चलने लगे ना, इसके बाद तुम्हारे 3 चैप्टर हो रह जाएंगे, एक ऑर्गेनिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, डेली लाइफ केमिस्ट्री और एक मेटल, 4 रह जाएंगे, 4 चैप्टर रह जाएंगे। उसके बाद तुम्हारी ये समझ लो केमिस्ट्री पूरी। लेकिन यार ये थोड़े बड़े बड़े चैप्टर हैं, जो मैंने तुमको जो स्टार्टिंग में करवाए ना, वो छोटे छोटे चैप्टर थे। आपके एक दिन के अंदर सारे चैप्टर होने लग रहे थे, एक दिन में एक चैप्टर हो जाता, नहीं 2 दिन में एक चैप्टर हो जाता। लेकिन अब जो चैप्टर आपके देखे आपने 3-3 दिन में एक चैप्टर होने लगे, आज तीसरा दिन 4 लग जाएंगे। अभी तो इसके एमसीक्यू भी रहने करवाने, कल चौथा दिन भी इसी के अंदर जाओगा। उसका बाद फिर मेटल नॉन मेटल शुरू कराएंगे, उसके अंदर भी कम से कम 4 दिन लगेंगे। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका में भी आराम तो 4 दिन लगेंगे, ठीक है। और फिर तेरी डेली लाइफ केमिस्ट्री, उसका मैं शायद 1 या 2 दिन में हो जाएगी। वह मोटा मोटा समझो इस महीना का एंड तक करवा देंगे, 31 अगस्त तक पूरा हो जाएगा आराम था, ठीक है। चलो आगे, ये आ गया सभी साथियों समझ। ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे आता हमारे पास बेकिंग सोडा भाई, आ जाओ। बेकिंग सोडा, ये केमिस्ट्री बस पूरी होने वाली तारी, ज्यादा भड़कना लो केमिस्ट्री की। बेकिंग सोडा भाई, इसका के कुछ रोड़ा है, के कुछ सिस्टम है, आ जाओ इसके बारे में बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए तुमको, और फॉर्मूले का नाम भी। इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा NaHCO3,
जिसको बोलते हैं Na का मतलब क्या हो गया, सोडियम। H का मतलब ये जो तुम्हारा H, इसको बोलेंगे बायो, ठीक है, बाय भी बोल देते हैं, ठीक है। और CO3 का मतलब कार्बोनेट, वैसे तो हाइड्रोजन होता है इसका नाम, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर इसको बाई बोलेंगे, ठीक है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट इसके फॉर्मूले का नाम है। क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब एग्जामिनर जब प्रश्न देता है ना, ये पूछता है आपसे कि बेकिंग सोडा, ब्रैकेट में लिख देगा NaHCO3, इसका साइंटिफिक नाम क्या है। ऑप्शन में दे देगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, दो ऑप्शन और दे देगा। अब जिसने पढ़ रखा है वो इसको सोडियम बाई कार्बोनेट बोलेंगे, वो लिख देगा सही। जिसने नहीं पढ़ रखा है इसका मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठोक क्या हुआ, फिर रोगा है पच्चा नुको आज नू हो गया मेरे गिल, तो तकड़ी बनेगी, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं है। अब इसी के अंदर चलते, देखो आगे इसका प्रयोग कहां कहां पर किया था, निर्माण कैसे हुआ कोई नहीं पूछता, किससे बना है कोई नहीं पूछता, इसका यूज पूछा था कहां कहां पर होता है। बेकिंग सोडा का पहली चीज तो भाई आग बुझाने के अंदर, जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहली चीज तो ये लिखो, आग बुझाने वाले यंत्र के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाले यंत्र जिसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर, में यूज किया जाता है भाई, ठीक है भाई। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है, और कहां पर यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का, सेकंड नंबर पे आता है एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, ठीक है। मान लिया हमारे पेट के अंदर तेजाब बना हुआ है, ठीक है, एसिड स्वभाव बना हुआ है, तो उसको यूज करने के लिए भी किसका, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, ठीक है। तो किस लिए यूज किया जाता है, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है भाई, तुम्हारा बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, इसको जो भी हम खाना बनाते हैं ना, उसके अंदर फुलावट लाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कैसे जी, जैसे आप कभी पकोड़े बनाओ या गुलगुले बनाओ, जब बारिश के मौसम के अंदर बनाते हैं, तो उसके अंदर देखना जो उसका जो मिश्रण बनाते हैं ना हम लोग, ठीक है, गोल सा बनाया कर है, उसका मैं क्या बेकिंग पाउडर डालते हैं, सॉरी बेकिंग सोडा डालते हैं। और बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है, उसके अंदर फुलावट आ जाती है, ऐसे अच्छे तरीके से फूलते हैं, ठीक है। आपको रोटी फुलानी हो अच्छे से, उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दो, ठीक है। आपको कोई भी चीज फुलानी हो, खाने वाली चीज कोई आपको जिसके अंदर फुलावट लानी हो, तो उसके अंदर क्या है, बेकिंग सोडा को डाल दो। तो क्या है, बेकिंग का मतलब हो गया जो भी हम खाने की चीज जो बनाते हैं, खाने के अंदर क्या फुलाने वाले एजेंट के रूप में भी इसका काम, इसका यूज होता है। बेकिंग में फुलाने वाले एजेंट के रूप में भी यूज होता है, ठीक है। अब मैंने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा बेकिंग सोडा। अगर अब हमें इस सोडा से पाउडर बनाना हो, तो पाउडर कैसे बनाए, ये भी एग्जाम के अंदर आता है। अगर हमें बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाना हो, तो बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, ये जो बेकिंग सोडा है ना, ये बेकिंग सोडा, इसके अंदर टार्ट्रिक एसिड को ऐड कर दो। टार्ट्रिक एसिड किसमें, टैमराइंड, इमली के अंदर, अंगूरों के अंदर देखने को मिलता है, कल करवाया था, ठीक है। तो क्या बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाना, तो क्या करोगे, बेकिंग सोडा में क्या ऐड कर दो, टार्ट्रिक एसिड ऐड कर दो भाई, टार्ट्रिक एसिड। ये एग्जाम के अंदर आया, जब कल एमसीक्यू कराऊंगा तब बताऊंगा तुमको, ठीक है। प्रश्न आया हुआ है कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में क्या ऐड किया जाता है, तो टार्ट्रिक एसिड ऐड किया जाता है, ताकि क्या है, बेकिंग सोडा तुम्हारा बेकिंग पाउडर बन जाए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना, दिमाग के अंदर घुसा नहीं घुसा, ठीक है, ये कंसेप्ट ही हो गया तुम्हारा क्लियर। अभी तक आपने दो पढ़े, एक ब्लीचिंग पाउडर, एक बेकिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 भाई, ठीक है। दोनों क्लियर, दोनों के यूज क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। क्या क्या काम है, किससे बने हैं, सारी चीजें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। अब आगे चले, टोमेटो में टार्ट्रिक नहीं होता, टोमेटो में ऑक्जेलिक होता है मेरे भाई, पथरी भी टोमेटो की वजह से ही होती है। अब चलते आगे, अभी तक देखो मैंने दो पढ़ लिए, अब तीसरा आता हुआ हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग मतलब धोने वाला सोडा, आ जाओ, बस इसके बाद एक और रह जाएगा, फिर क्लास पूरी। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला आता है बहुत बार एग्जाम के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, Na2CO3.10H2O, 10th क्लास के अंदर भी आता था यार, ठीक है। Na2CO3.10H2O बहुत बड़ा फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसका नाम क्या है,
Na क्या है? सोडियम, CO3 क्या है? कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट। 10 को क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में? डेक्का बोलते हैं, डेक्का। सुना हुआ तुमने, जैसे 8 को ऑक्टा बोलते हैं, 7 को एप्टा बोलते हैं, तो इसको डेक्का बोलें, डेक्का। ये क्या है तुम्हारा? पानी है H2O, तो इसको क्या बोलेंगे? पानी को क्या बोले? डेक्का हाइड्रेट। हाइड्रेट करना यानी पानी लेना, ठीक है। यानी क्या है इसका नाम? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इस फॉर्मूले का नाम है। एग्जामिनर फॉर्मूले का नाम भी पूछता है, फॉर्मूला भी पूछता है। एग्जाम के अंदर पूछेगा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या? 4 ऑप्शन दे देगा, अगर पढ़ रखा है तो ये बता देगा, वरना मुंह भाई देखते रहोगे भाई कौन सा फॉर्मूला के कुछ हुआ है। इसके भी बहुत अच्छे अच्छे यूज है जो कि एग्जामिनर पूछता है। पहली चीज तो ये पूछता है भाई ये बनता कैसे है। जैसे अभी अभी मैंने देखा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम क्या था? क्या नाम था? बेकिंग सोडा। तो ये हमारा बेकिंग सोडा से बनता है। एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि हमारा वॉशिंग सोडा किससे बनता है? ऑप्शन के अंदर ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, 2-3 नाम और दे देगा, तो बेकिंग सोडा से बनता है। बेकिंग सोडा से कैसे बनता है जी? जो हमारा NaHCO3 है, अगर हम इसको गर्म करते हैं, इसका निशान, इस निशान का मतलब होता है ट्रायंगल के निशान का मतलब हीट देना। अगर हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो किसके अंदर टूटता है? तो ये हमारा टूटता है Na2CO3 के अंदर। भाई किसके अंदर टूटता है? Na2CO3। ये कोई नहीं पूछता कैसे बनेगा, सिर्फ आपसे ये पूछेगा भाई बनता किससे है? हमारा बेकिंग सोडा से। बस इसका नाम याद रखिए, तो मैं तुमको समझाने के लिए बताने लगा भाई कैसे बनता है, ठीक है। प्लस पानी तो निकालना ही निकालना हमारा मेन काम, और प्लस में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, ठीक है जी। अब ये जो Na2CO3 है ना, इसके अंदर हमको क्या ऐड करना है? पानी ऐड करना है। अरे Na2CO3 के अंदर मैं पानी ऐड करती हूँ तो बन जाएगा, ठीक है। तो Na2CO3 प्लस में मुझे 10 पानी ऐड करने हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारा Na2CO3 डॉट 10H2O। ये रिएक्शन कोई नहीं पूछता, मैं फिर आपको बताता हूँ। जो चीज़ आती है मैं सिर्फ वही बोलता हूँ आपको एग्जाम के अंदर, भाई आती है, जो चीज़ नहीं आती मैं मना कर देता हूँ। ये आपसे कोई भी नहीं पूछा ये रिएक्शन, भाई रिएक्शन करके दिखा है। सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि बनता किससे है, तो बेकिंग सोडा से बनता है। बस ये नाम याद रखना, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया बेकिंग सोडा से बनता कैसे है। भाई इसको हम गर्म करते हैं तो हमारे पास ये निकल के आता है, और इसको मैं अगर पानी के साथ 10 पानी इसके अंदर डाल देता हूँ तो ये बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज सिर्फ वैसे आपको समझाने के लिए बताइए, बाकी पूछता सिर्फ इतना है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यस, पानी के 10 मॉलिक्यूल। अब इसका यूज कहां पर होता है? जो हमारा वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा का यूज आप ऐसे भी याद कर रहे हो, वॉशिंग के अंदर क्या है? पानी का यूज करते धोने के लिए, इस तरीके से भी याद कर लो। अब वॉशिंग सोडा इसका यूज कहां पर होता है? पहली चीज तो जो भी हमारा ग्लास है, कांच है, साबुन है, ठीक है, और जो भी हमारी पेपर इंडस्ट्री है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो कहां कहां पर? ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में और किसका यूज किया जाता था? ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज किया जाता था, करवाया था ना, CaOCl2 इंडस्ट्री में यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसके यूज आते हैं एग्जाम के अंदर, कल MCQ के अंदर देख लेना, जलवे दिखाऊंगा तुमको मैं, ठीक है। एक बोराक्स है, बोराक्स नाम का एक कंपाउंड है जो कि सोडियम का कंपाउंड है। इसके निर्माण में कौन सहायक होता है? इसके निर्माण में भी हमारा ये सहायक होता है। ये डिट्टो रटना है तुम्हें, क्योंकि बोराक्स वगैरह अभी समझोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। एक ये रट लेना, एग्जाम के अंदर आता बहुत बार। बोराक्स जो कि सोडियम, सोडियम का मतलब समझ गए, Na का कंपाउंड है, इसके निर्माण में सहायक है, इसके निर्माण में काम आता है, ठीक है। मतलब जो ब्लीच, ये जो हमारा वॉशिंग सोडा है ना, ये हमारा किसके? बोराक्स के निर्माण में काम आता है। ये चीज याद रखना, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि बोराक्स के निर्माण में कौन काम आता है, तो हमारा वॉशिंग सोडा है, ये इसके काम में आता है, ठीक है। घर के अंदर आपको नॉर्मल सफाई करनी आपने देखा होगा, ऐसे वो नीला नीला कलर का सॉल्यूशन देखा है जिसका आप ऐसे यूज करके शीशे के ऊपर मारते हो, ठीक है। तो उसके अंदर भी कौन सा होता है? तुम्हारा वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है। यानी कि घर के अंदर क्या, जो आप नॉर्मल क्लीनिंग वगैरह करते हो, ठीक है, यानी घर में क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करता है। कौन काम करता है? हमारा
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वॉशिंग सोडा। ठीक है भाई, घर के अंदर वॉशिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पानी की हार्डनेस को मिटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। पानी की हार्डनेस कैसे जी, जैसे बर्फ है, ठीक है, बर्फ के ऊपर अगर तुम वॉशिंग सोडा डाल दोगे तो बर्फ पिघल के तुम्हारी पानी बन जाएगी। ठीक है, यानी कि पानी की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए बहुत बार आता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तुम्हारा वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। चीजें क्लियर होगी हर एक साथी के। ठीक है, वॉशिंग सोडा के बारे में आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। अब जो हमारा लास्ट आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है तुम्हारा जिप्सम। जिप्सम का यूज कहां पर किया जाता है, मेरा बालम थानेदार चलाव जिप्सी वाला जिप्सम नहीं है भाई, ये जिप्सम अलग है भाई। और गाना भी कौन बनाना है, थानेदार जिप्सी कौन चलाया कर, थाना आदमी कॉन्स्टेबल चलाएगा ना जिप्सी, थानेदार तो बैठा कर एक पास आना। ठीक है, अब देखो क्या चीज है भाई, जिप्सम है, जिप्सम के अंदर क्या कुछ यूज होता है इसके बारे में। जिप्सम का पहली बात तो फॉर्मूला याद रखना जो कि एग्जामिनर पूछता है, CaSO4। देखो सी का मतलब कैल्शियम SO4 का मतलब सल्फेट डॉट 2H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या है हमारा, CaSO4.2H2O, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाई का मतलब हो गया दो, ठीक है, बाई का मतलब होता है एक H, नॉर्मल कार्ब उसके अंदर होता है। ठीक है, जैसे हमने NaHCO3 का फॉर्मूला देखा है, तो इसका क्या नाम हो गया, इसका कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है, नाम याद रह जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ये किसका नाम है, जिप्सम का नाम है। इसका यूज मेनली इसके अंदर मतलब कैसे कैसे किया जाता है। पहली चीज तो जब भी हम इसको गर्म कर देते हैं, मैंने मान लिया इसको गर्म कर दिया 373 केल्विन। 373 केल्विन का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको गर्म कर दिया, केल्विन सेल्सियस भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आधा बच जाता है। आधा कैसे जी, ये 2 की बजाय ½ H2O बच जाता है। ठीक है, और प्लस में आधा पानी अलग से बच जाता है, ये ऐसे बच जाता है। ठीक है, जब भी मैं इसको गर्म करता हूं, और ये जो आधा पानी बचा है ना, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी तो हमने नाम सुने ना, तो हम उसको क्या करो भाई, हमारी घर की छत पर पीओपी कर दे भाई, घर की छत पर पीओपी कर दे, और तो हमने देखा हाथ में प्लास्टर बन जाएगा, किसी हाथ टूट जाया करो, नू लटकाई हंडिया करो, प्लास्टर बन जाया करे, पीओपी वाला होया करो, इससे तो बनाया जाया करे। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस उसका फॉर्मूला क्या है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आ जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.½ अगर 2 आ जाए तो ये जिप्सम का फॉर्मूला है भाई, ये पीओपी का फॉर्मूला नहीं। पीओपी का फॉर्मूला पूछ ले, CaSO4.½ चीजें समझ में आई, ये नहीं आई। इसका यूज कहां पर किया था तुम्हारे, जिप्सम का यूज, पहला यूज तो है सीमेंट के निर्माण में यूज किया जाता है, सीमेंट में यूज किया जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस एक तरीके की सीमेंट तो है, व्हाइट सीमेंट, ऊपर पीओपी होने लग रही। ठीक है, इसके अंदर यूज किया जाता है किसका, जिप्सम का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जिप्सम का यूज और कहां पर किया जाता है, जो हमारी मिट्टी है ना, मिट्टी की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, ताकि मिट्टी अच्छी फर्टाइल बन जाए, तो खेत के अंदर भी जिप्सम को छिड़का जाता है। ठीक है, ये पहला है। सेकंड क्या है हमारा मिट्टी की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, तुम्हारे जिप्सम का यूज किया जाता है, मिट्टी की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। और तीसरा यूज हमारा पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के अंदर भी किसका यूज होता है, तुम्हारे जिप्सम का यूज होता है भाई। चीजें समझ में आई। इसका फॉर्मूले का नाम भी पूछ लेगा, इसका फॉर्मूले का नाम और याद लिख लो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एमी का मतलब हाफ, हेमीहाइड्रेट। ठीक है भाई, तो भाई ये हो गया तुम्हारा चैप्टर पूरा। जिप्सम भी मेरे हिसाब से हर एक साथी के समझ में आ गया होगा। तुम्हारा एसिड बेस एंड जो साल्ट है, ये चैप्टर मैंने पूरा करवा दिया 3 दिन के अंदर भाई। ठीक है, कल इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू करेंगे, जो मैंने 3 दिन क्लास करी, तीनों क्लासों के क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छे से परसों वाली, कल वाली और आज वाली तीनों क्लासों की कल रिवीजन करके आना। ठीक है, और हम इसके सारे के सारे एमसीक्यू करेंगे, सारी तरीके के एमसीक्यू लेके आऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, और ये चैप्टर तुम्हारा पूरा हो गया भाई, अच्छे से रिवीजन करके आना कल।
हमारा पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, जो मैंने 3 दिन क्लास करी, 3। ओके भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई टाटा बाय बाय, दिन में मिलते हैं 3:30 3:15 बजे इंडिया जीके की क्लास के अंदर, ठीक है। और इंडिया जीके का भी पढ़ के आना, आज एमसीक्यू की क्लास होगी। 2 दिन जो तुमने क्लास लगाई थी ना इकोनॉमिक्स की, इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में पढ़ा था, और कल हमने बेरोजगारी के बारे में पढ़ा था। कल दोपहर 12 बजे का समय था और लोकसभा के अंदर भाई 2